नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। संदीप जी, अब जबकि लगभग साफ हो गया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी, लेकिन जो 3 जजों की कमेटी थी, उनकी जानकारियां, उनकी फाइंडिंग्स क्या रही हैं, वो छन छन कर सामने आ रही हैं, खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। और खबर तो ये है कि उनको जस्टिस वर्मा के खिलाफ इस कैश कांड में बड़े पुख्ता सबूत मिले हैं। देखिए, कोई भी बात जब तक ऑफिशियल चैनल से नहीं आती है तब उस पर टिप्पणी करना तो ठीक नहीं होता है। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से अगर कोई बात लीक होकर के आ रही है मीडिया के चैनलों के थ्रू जो है, तो निश्चित ही यह एक गंभीर विषय है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई थी जिसमें इस जानकारी को देने से मना कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि अब एक नेशनल मीडिया चैनल के थ्रू उससे कहा गया कि हमारे पास एक्सक्लूसिव है रिपोर्ट की जानकारी जो है। तो अगर कोई बात जो कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, वह इस तरह से मीडिया डोमेन में पहुंच रही है छन छन करके, और पब्लिक एट लार्ज को वो काफी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो यह तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सिस्टम में फेल्योर हल्का सा प्रतीक होता है। इस पर गंभीरता का विषय है। लेकिन इस बात पर हम छोड़ करके आगे बढ़ें तो गंभीर विषय यह है कि जो रिपोर्ट अभी तक आ रही है और उसको डिनाई नहीं किया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा कि एक्टिव कंट्रोल में था वह जगह जहां से पैसा रिकवर हुआ था या जहां पे आग लगी थी, जो कैश जला था। और यह बात कुछ नई मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि यह देश की जनता के सामने जो है पूरी तरह से खुला हुआ केस है, ओपन केस है, जिसमें कहीं कोई हिला वाली गुंजाइश है ही नहीं कुछ अदरवाइज सोचने की। क्यों? क्योंकि हर कोई जानता था कि आग लगी तो आग बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग सबसे पहले आए। दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग पहुंचे होंगे तो निश्चित ही माननीय के जो स्टाफ रहे होंगे उन्हीं से पहला इंटरेक्शन हुआ होगा। वह इंटरेक्शन होने के बाद दिल्ली पुलिस के लोगों की इंटरेक्शन हुई होगी अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ, और जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा। यह सब चीजें जो आम आदमी को पता थी वही ऑन रिकॉर्ड इस रिपोर्ट में आई है, और जिसमें इस कंक्लूजन पे 3 जजों ने जो इंक्वायरी कमेटी थी ये पहुंचे हैं कि जो एरिया था, जो जगह थी जहां पे कैश जले या पाए गए, वह जगह एक्टिव कंट्रोल में थी। एक्टिव कंट्रोल का मतलब यह होता है कि एक्सक्लूसिव कहिए इसको, थोड़ा मैं और शब्द क्लियर कर दूं कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल में थी, जहां पर किसी और के लिए एक्सेस संभव नहीं था। तो यहां पर यह कहना कि किसी ने प्लॉट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कॉन्स्पिरेसी थियरी अब इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद एक तरह से कहें कि खारिज होती है। यहाँ कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी पर 1% के लिए भी रिलाई किया जाए। जी। पर संदीप जी, 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं इस कमेटी ने। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का बयान है, दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर का बयान है, वो लोग हैं जो मौके पर सबसे पहले पहुंचे। और खबर ये है कि इस कमेटी के सामने भी जस्टिस वर्मा ने बार बार डिनाई किया, और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी डिनाई किया था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो अब जब इतने पुख्ता सबूत मिल गए कमेटी को, तो क्या सिर्फ इम्पीचमेंट की कार्रवाई? नहीं, देखिए इस बात पे तो कोई संतुष्ट नहीं होगा। दिस विल नॉट सफाइस द पर्पज। क्योंकि जो ह्यू एंड क्राई पूरे देश में मचा, या ये कहें कि पूरे देश में एक जिज्ञासा थी लोगों के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट किस लेवल तक जाकर के कार्यवाही करेगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी संस्था है न्याय की। और ऐसी स्थिति में अगर केवल और केवल इम्पीचमेंट के लिए कहा जाता है, और बाकी बातें मैं इसको थोड़ा और जोड़ के कहता हूं, कोई एक रिट यहाँ पे या पिटीशन दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जाओ मोदी से कह दो या पीएम से कह दो या राष्ट्रपति जी से कह दो अगर एफआईआर दर्ज करवानी है तो यह बात अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है। क्यों? क्योंकि अदालत कहीं न कहीं यह जानती है कि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका कहें, न्यायपालिका के साथ टकराव नहीं लेना चाहती है, और ना लेना ही चाहिए। क्योंकि देश में जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, जुडिशियल सेपरेशन ऑफ पावर है, हर अंग अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। लेकिन अपना काम तो करना है ना, दखल नहीं देना है, ठीक है। अगर एफआईआर दर्ज करनी है
और अभी तक की परंपरा रही है कि माननीय चीफ जस्टिस से कंसर्न से परमिशन लेकर के ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। तो जब उनके पास मामला जाता है तो उस चीज को कहते हैं कि जाइए एग्जीक्यूटिव से कहिए, जाइए प्रधानमंत्री से कहिए, रिपोर्ट तो वहां भेज दी गई है। लेकिन अगर इस पर अपने आप सुओ मोटो एग्जीक्यूटिव कदम उठा लेती है, या मैं कहूं प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद कदम उठा लेती है, तो क्या यह संवैधानिक परंपराओं की गवाही दे करके या दुहाई दे करके कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे कि यह तो हमारी परंपराओं का पालन नहीं किया गया, आपकी बिना परमिशन के एफआईआर कर दी गई। भाई जब आपके पास एक मौका है कि देश में एक अच्छा मैसेज जाए कि देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन इन द जुडिशरी, तो ऐसे मौके पर अगर केवल और केवल इम्पीचमेंट होता है और बाकी क्रिमिनल केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं आती है, जो रिपोर्ट आई है मुझे बड़ा दुख हो रहा है, उसमें कहीं भी एक भी चीज नहीं लिखी हुई है जिसमें एग्जीक्यूटिव के लिए डायरेक्शन हो या राष्ट्रपति जी से गुजारिश की गई हो कि भाई आफ्टर इम्पीचमेंट इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएं। तो यह एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसका जवाब मुझे लगता है मिलना चाहिए था हम सभी लोगों को। संदीप जी, ये जो मैंने सुना है कि 65 पन्नों की कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें सारी बातों का खुलासा है। जब जजिस की कमेटी ये मानती है सर कि वो जगह इनके कंट्रोल में थी जहां से वो पैसा मिला, सारे एविडेंस उनके खिलाफ मिल गए हैं, तो जजों की कमेटी क्या ये रिकमेंड नहीं कर सकती थी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की जाए? क्या ये काम नहीं करना चाहिए था इस कमेटी को? नहीं, चलिए मैं इसको अब दूसरे तरीके से लेता हूं कि यह गेंद जो है उन्होंने कार्य एग्जीक्यूटिव के पाले में डाल दी है, प्रधानमंत्री के पाले में डाल दी है, या कहें कि मंत्रिपरिषद के पाले में डाल दी है कि इस पे क्या कॉल लेती है, क्योंकि मैं उसी से कमेंट ऐड कर रहा हूं बात को कि उन्होंने जब रिट को खारिज किया, पिटीशन को खारिज किया कि हम एफआईआर के मामले में डायरेक्शन नहीं देंगे। चलिए अब देखना है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद उनकी इस विषय पे कॉल लेती है, क्योंकि अभी अगर वो न्यायाधीश हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने के लिए पहले तो चीफ से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब देखना है कि इम्पीचमेंट की कार्यवाही केंद्र सरकार पहले शुरू करती है कि क्रिमिनल केस की कार्यवाही शुरू करती है सबसे पहले, और क्रिमिनल केस की अगर कार्यवाही शुरू करती है इसमें कहीं रोक तो है नहीं कि उनके खिलाफ पहले इम्पीचमेंट होगा और बाद में क्रिमिनल होगा। तो मैं तो कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब रिपोर्ट सामने आ चुकी है, 3 जजों की रिपोर्ट आ चुकी है, तो वहां पे एविडेंस अप्रिशिएट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी पुलिस वाले ने या इंस्पेक्टर ने तो जांच की नहीं है कि जिसमें कहा जाए आगे चल करके कि पुलिसिया दबाव में या कि इस तरह से एविडेंस गलत हो गए। यहाँ तो जजेज ने एविडेंस को अप्रिशिएट किया है। तो जजेज ने जब एविडेंस को अप्रिशिएट कर लिया है तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि पहले क्रिमिनल कार्यवाही शुरू होनी चाहिए, इम्पीचमेंट बाद में होनी चाहिए। एक बार क्रिमिनल कार्यवाही शुरू होगी तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन लोगों के लिए जाएगा जो कि न्यायपालिका पर आंख मूंद करके भरोसा करते हैं, जिनको यह भरोसा होता है कि हमें न्याय मिलेगा और बिना किसी भेदभाव के मिलेगा, और पैसे वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि न्याय को भी खरीद लेते हैं, उन लोगों को जो है एक कुठाराघात भी लगेगा। अब अगर इम्पीचमेंट सपोज करिए हो जाता है, इम्पीचमेंट हो जाने के बाद उनको पद से हटा दिया जाता है, तब वह बात नहीं रह जाती है। एक स्ट्रांग मैसेज जो जाना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से या सभी से गुजारिश करता हूं कि पहले क्रिमिनल कार्यवाही शुरू होनी चाहिए यहाँ पर, और ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, चीफ जस्टिस का परमिशन लिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने गेंद हमारे पाले में डाली है, प्रधानमंत्री के पाले में डाली है, तो प्रधानमंत्री को भी एक कदम आगे बढ़ करके या मंत्रिपरिषद को आगे बढ़ करके कि भाई आप परमिशन दीजिए, हम क्रिमिनल केस पहले शुरू करना चाहते हैं, आपका क्या कहना है? आपने 3 पन्ने की रिपोर्ट दे दी, ठीक है, 3 लोगों ने रिपोर्ट दे दी, कोई बात नहीं, इट्स फाइनल, ठीक है। आप क्रिमिनल केस पे क्या कहते हैं? आप हमें परमिशन दीजिए, हम एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं और इसमें जो है आगे की जो है कार्यवाही शुरू करना चाहते हैं। तो मैं तो कहूंगा इस तरह की डिमांड केंद्र सरकार की तरफ से तुरंत ही आनी चाहिए, इसमें विदाउट एनी डिले आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र सरकार इस बात पे ढीला पड़ेगी, ढीला पड़ने का नतीजा क्या होगा कि हम आए दिन जिस तरह से जुडिशरी में बेल ओल के मामलों में देख रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं, तो इन सब चीजों पे विराम लगेगा और निचली अदालत, अधीनस्थ अदालतों को भी एक सख्त संदेश जाएगा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय का जीरो टॉलरेंस है फॉर करप्शन। और अगर कल को जब
हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं बदले मतलब छोड़े जा रहे हैं, तो हम तो निचली अदालत के एमएम हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, या फिर हम जिला जज हैं या एडीजे हैं, सेशन जज हैं, हमारी क्या वक़्त है। तो ऐसी स्थिति में एक स्वच्छ मैसेज जाएगा और लोग अपने कानून की किताब का पालन करेंगे, विधि सम्मत फैसले आएंगे और लोगों के अंदर जुडिशरी के प्रति जो एक गुस्सा है, मैं तो कहूंगा इसे गुस्सा ही कहेंगे, क्योंकि अगर देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, किसने, वरिष्ठ अधिवक्ता, सभी लोगों ने आपत्तियां की जिस तरह से मैटर हैंडल हुआ। जस्टिस वर्मा का मैटर जो है बहुत ही कहें कि प्रारंभिक स्टार्टिंग में जो 10-15 दिन की जो गलतियां हुई, वो चीजें जो है ऐसी हुई कि पूरे देश में लोगों को बोलने का मौका मिला। तो उस चीज को शांत करने के लिए और एक सख्त संदेश देने के लिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद को इसमें आगे बढ़ करके एफआईआर वाले एंगल पर सोचना चाहिए। सर, एफआईआर वाले एंगल पर उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने क्यों नहीं सोचा, जब वो ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट किया जाए, इनको पद से हटाया जाए, तो क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती थी कि ये जो फाइंडिंग्स आई इनके आधार पर वही इनिशिएट कर देते? उनकी भी तो जिम्मेदारी उन्होंने अपने पाले की, उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में क्यों डाल दी सर? क्या कहूं, मैं किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन देश की जनता ने देखा है कि दिल्ली के लुटियंस जोन में आग लगती है, धुआं उठता है, जहां पर हर कदम पे मीडिया के कैमरे होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, वह खबर 5 दिन तक दब जाती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी देश की जनता, आपके दर्शक खुद स्वतंत्र है समझने के लिए। हाँ, यह मैं मानूंगा कि आज का सोशल मीडिया या ये कहें कि जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है या जो आम जनता है, मुखर होकर के जब इस मुद्दे को उठाई, उसी का नतीजा था कि रात के 2 बजे हमें वह एविडेंस भी देखने को मिला जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। और शायद अगर वो वीडियो नहीं आई होती, मैं कह रहा हूं, अगर वो वीडियो नहीं आई होती तो जो चीज हम लोग देख रहे हैं आज होते हुए, शायद यह सब चीजें नहीं हो रही होती। कंप्लीट डिनायल तो आपने देखा, और उस समय कुछ हम लोगों को भी लगा कि हो सकता है कि somebody have implicated जस्टिस वर्मा, किसी राइवलरी रही हो कि उनका आगे एलिवेट होकर के कहीं ऊंचे पद पे जा सके, किसी ने फंसा दिया हो उनको या किसी कारपोरेट से टकराव ले लिया हो। क्योंकि देखिए जुडिशरी हमेशा टकराव ही लेती है, क्योंकि उनके पास आदेश देने की शक्ति है, और उनके आदेश देने से कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोगों को नुकसान होता है। जिसको नुकसान होता है वो तो निश्चित ही उनसे पर्सनल लेता है कि हमारे फाइल में उन्होंने पर्सनल ले लिया जज साहब ने, लेकिन जज साहब का ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इस मामले में जो है, हम लोगों को प्राइमा फेसा ये लगा था कि जस्टिस वर्मा जी को इम्प्लीकेट किया जा रहा है, लेकिन जब 3 जजों की पीठ ने जांच करनी शुरू की, 3 जजों की कमेटी ने जांच करनी शुरू की, आप सोचिए अगर 3 जजों की कमेटी जांच नहीं करती तो क्या एक पुलिस के आईओ के पास इतनी ताकत थी कि इन लोगों से सवाल कर पाता? आप सुप्रीम कोर्ट की दूरदर्शिता देखिए, आपके दर्शक हो सकता है इस चीज से कन्विंस ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये हाई कोर्ट के जज जांच नहीं करते तो क्या एक आईओ की, सब इंस्पेक्टर की या इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत होती कि जज साहब के परिवार से सवाल पूछ पाता? नहीं पूछ पाता। यह एक तरह से पॉजिटिव रहा कि हाई कोर्ट के जब जजेस, चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं सवाल, तो हर किसी ने सच बोला है, और वह सच सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य नहीं है, वो प्रूव्ड एविडेंस है और एप्रिसिएटेड बाय द जुडिशरी है। मतलब दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एविडेंस, उस पर किसी तरह के सवाल की गुंजाइश नहीं बची हुई है। तो मैं तो धन्यवाद अदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इसकी जांच पुलिस को देने की बजाय जजों से करवाई, जिसके चलते आज एक सब्सटेंशियल एविडेंस कोर्ट के सामने आया है। और वह रिपोर्ट भी अगर सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक कर देती, और निश्चित ही मुझे लगता है कि सार्वजनिक तो होगी ही, क्योंकि जब इम्पीचमेंट होगा तो उस पर भी चर्चा होगी और सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, और हो सकता है कुछ प्रोसीजरल चीजों के चलते जो है अभी इस चीज को ना लाया जाए, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो चीजें आएंगी कि किसने क्या कहा है, और दूध का दूध, पानी का पानी तो होना ही है। सर, एक बात जो बार बार आती है सामने, वो ये आती है कि इम्यूनिटी मिली होती है जजेस को कि उनके खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो तो शायद तब होती होगी ना जब वो किसी ऐसे केस से डील कर रहे हो जहां उनकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि वो कई बड़े बड़े फैसले भी सुनाते हैं, बहुत से लोगों को फैसले पसंद नहीं आते। तो ऐसे मामलों में वो इम्यूनिटी मिलती है। पर्सनल स्तर पर अगर इस तरह के कांड सामने आ जाए तो भी इम्यूनिटी मिली रहती है।
नहीं देखिए, किसी केस के लिए स्पेसिफिक नहीं कहा जाता है। एक इम्यूनिटी विधायी बनी हुई है और प्रक्रियात्मक बनी हुई है। मैं 2 शब्द यूज़ कर रहा हूँ, विधायी हो गई कि कानून में, और प्रक्रियात्मक मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपने समय-समय पर अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हुए हैं। तो जो बात अनुमति वाली प्रक्रिया है, मैं कह रहा हूँ एक प्रक्रियात्मक बनाई गई है, यह विधायी नहीं है। कानून में कहीं इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं है या कंडीशन नहीं है कि आपको परमिशन लेनी ही लेनी है। केवल कंडीशन है कि अगर आपने जुडिशियल फंक्शन करते हुए कोई आरोप आपके ऊपर लगता है या कुछ इस तरह की चीजें होती तो आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर आपके घर में कैश मिल रहा है तो इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। आपके घर में कैश जल रहा है और 5 दिन तक पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं हो रही, पब्लिक डोमेन में न्यूज नहीं आ रही, तो इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं है। एक कहानी अगर अदरवाइज सोचिए, दूसरे तरीके से आती, आग लगने के 15 मिनट के अंदर पब्लिक को पता चलती कि आग लग गई है और कैश मिला हुआ है और जज साहब कह रहे हैं किसी ने इम्प्लांट कर दिया हमारे घर में, तब माना जाता कि ऑनेस्ट चीजें, सारी चीजें हैं जिसपे किसी तरह का सवाल उठाना और शक शुबा नहीं है। लेकिन कहते हैं कि शक की सुई वहीं शुरू हो जाती है जहां पर चीजों को कवर अप करने की या डिले की जाती है या कलर देने की कोशिश की जाती है। ये 5 दिन का डिले अपने आप में था कि शक की सुई कहीं न कहीं है, और वह शक की सुई आज हम देख रहे हैं कि साक्ष्य के रूप में माननीय 3 जजों की समिति ने अपने रिपोर्ट में दे दी है। जी। पर संदीप जी, चलिए मान लेते हैं कि इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो गई, वो अपने पद से हट गए, तो क्या ये मामला सुलझ गया कि वो कैश कहाँ से आया था, किस तरफ जाना था, उसका क्या होना था, कहाँ से आया? वो भ्रष्टाचार का मामला तो ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। तो इम्पीचमेंट के बाद आपको लगता है कि हो सकता है क्रिमिनल कार्रवाई हो, क्योंकि फिर वो आम आदमी हो जाएंगे ना, माननीय नहीं रहेंगे। क्या इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी कि पहले इम्पीचमेंट करो, उसके बाद जो करना है वो करते रहो? ये भी हो सकता है। नहीं देखिए, हो तो रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है, एक के पाले से दूसरे के पाले में, इस पे कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब सदन में ये कार्यवाही चलेगी, तो एक तरह से कहें अदालती कार्यवाही की तरह होगी, जहाँ पर उन्हें अपना डिफेंस भी देने का मौका मिलेगा, उनके ऊपर आरोप भी बताए जाएँगे कि आपके ऊपर आरोप क्या हैं। तो यह सब चीज़ें जो है, जितनी होंगी हमें आपको सुनने को तो मिलेंगे ही, हर चीज़ें एप्रिशिएट होकर के कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, और पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक भी होगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब इतनी खबरें छन के आ गई हैं, तो और भी बातें छन के आएँगी ही। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अभी भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि न्यायपालिका अपने तरफ से कदम उठाएगी, लेकिन अब क्योंकि जब मैंने आपसे कहा कि उन्होंने एक पिटीशन डिसमिस कर दी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है न्यायपालिका की तरफ से क्रिमिनल एंगल पे कोई कार्यवाही होगी। दोनों ही चीज़ें जो है इस समय विधायिका के या संसद के क्षेत्र में आ गई हैं और कार्यपालिका के क्षेत्र में आ गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संसद ज़रूर इस पर भी सोचेगी, कार्यपालिका भी इस पे सोचेगी कि क्रिमिनल एंगल पर कार्यवाही की जाए कि ना की जाए। क्योंकि अगर नहीं की जाती है, तो इन लोगों का बोलना जो है बेईमानी होगा। अगर उपराष्ट्रपति जी ने बोला है, अगर राष्ट्रपति जी ने बोला है, बड़े-बड़े नेताओं ने बोला है और फिर उसके बाद सिर्फ इम्पीचमेंट की कार्यवाही करके छोड़ देते हैं, तो मुझे लगेगा कि ये तो उसी तरह हो गई कि जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि रोना-धोना हो रहा है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, लेकिन कोई कार्यवाही करने के नाम पर ममता जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो इसी तरह होगा कि जुडिशरी के लिए खिलाफ तो आप बोला उल्टा-सीधा बहुत कुछ, लेकिन जब काम करने की बात आई तब तो आप जो है सिर्फ इम्पीचमेंट करके ही सो गए। तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई ढीला-ढाला मैसेज जो है सरकार या केंद्र में बैठे लोग देना चाहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से देंगे तो आने वाले भविष्य में आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। चाहे मीडिया जगत के द्वारा, चाहे आम जनता के द्वारा, चाहे न्यायपालिका के लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा भी आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा और माना जाएगा कि ये केवल राजनीतिक बयानबाजी ही रही है जो आप लोगों ने अभी तक जस्टिस वर्मा के केस में की है। तो इम्पीचमेंट की कार्यवाही करके छोड़ देने जैसी स्थिति मुझे नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है देर सवेर केंद्र सरकार कार्यवाही करेगी। यह बात अलग है कि केंद्र सरकार पहले क्रिमिनल कार्यवाही शुरू करती है या बाद में करती है।
इस बात पर ज्यादा गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि अगर अभी करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पर यस कहने की जिम्मेदारी जो है देश की सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पे होगी, और उन्हें कहने पड़ेंगे कि यस आप इनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करिए, जो कि शायद अभी वो नो कर चुके हैं। जी सर, अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वेलकम किया है कि चलिए इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से ये गुजारिश भी की, अपील भी की है कि वो राजनीति ना करें इस मुद्दे पर, बल्कि इम्पीचमेंट के पक्ष में ही सबके सब वोट करें। लेकिन वहां पर भी तो राजनीति हो सकती है ना। राजनीति बहुत जम करके होती है, और राजनीति का ही नतीजा था कि अगर आपको याद हो, जस्टिस रामास्वामी का जब हो रहा था ट्रायल या इम्पीचमेंट हो रहा था एक तरह से, तो उसमें आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ही उनके बचाव में आ गई थी। वो अंत समय में मतदान से दूरी बना ली। दूसरे उनके डिफेंस काउंसिल हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व एससीबीए प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल जी थे। तो देखना होगा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कौन जस्टिस वर्मा के डिफेंस में खड़ा होता है, यह भी एक मुद्दा होगा। तो इन सब बातों के हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है यह दिखाएगा कि अभी तक बयानबाजी हुई है या फिर कोई गंभीरता भी थी राजनीतिक दलों के द्वारा, क्योंकि जब करने का मौका है आपके पास और आप करते हैं तभी माना जाता है कि आप अपने बयान पे गंभीर थे। अगर आप करने के मौके पर चूक जाते हैं या परहेज करते हैं तो यह माना जाता है कि आप सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन जहां तक खट्टर उपराष्ट्रपति जी को मैं जानता हूं, धनखड़ जी को जानता हूं, वह एक ऐसे समाज से आते हैं जो व्यक्ति अपनी बातों के लिए जाना जाता है, अपनी बातों पर कायम रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि धनखड़ जी को कोई भी ऐसी कार्यवाही करने से परहेज करेगा जिससे कि धनखड़ जी की बातें कटें। वह आगे भी अपनी बात पे कायम रहेंगे। अगर मुझे लगता है कि अंदर खाने बात भी चल रही होगी, हो सकता है दबाव भी बनाया जा रहा हो, सरकार के अंदर के लोग ही दबाव बना रहे हों कि भाई अब यह मौका है, वहां से जब एविडेंस आ चुके हैं तो आप क्रिमिनल एंगल पे इनके खिलाफ कार्यवाही करिए। सर, ये समझा दीजिए कि वैसे तो न्यायपालिका कहती है कि विधायिका को उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए, वो अलग है। और यहाँ पर वो खुद न्योता दे रहे हैं विधायिका से कि आइए, हमारे एक जज है, उनके खिलाफ ये सबूत मिल गए हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे, आप उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई कर दो। तो यहाँ तो दो मतलब खुद न्योता दिया जा रहा है, तो इसको कैसे समझा जाए? नहीं नहीं, इसको एक प्रक्रियात्मक हमको मानना चाहिए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का काम या कहीं कोई भी क्रिमिनल केस इनिशिएट करने का काम जो है स्टेट का है, केंद्र सरकार का है। अगर सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम है कि आपको अनुमति लेनी है तो आप अनुमति लीजिए। जब अनुमति सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती है या चीफ जस्टिस के कार्यालय से नहीं मिलती है, तब वहां पर आपत्ति का कोई विषय है। हर चीज एक प्रक्रिया के हिसाब से चलता है। तो अगर प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर कोई पिटीशन या कोई केस डाल करके सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि एफआईआर करिए, तो निश्चित ही एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है या मीडिया में सुर्खियां बटोरने का भी हो सकता है। लेकिन जब स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया जाइए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कहिए, तो स्पष्ट है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उस पर कॉल लेंगे ही। मुझे नहीं लगता है कि दे विल टॉलरेट दिस टाइप ऑफ करप्शन, दिस टाइप ऑफ थिंग। और अगर वो टॉलरेट करते हैं तो मैंने साफ साफ कह दिया कि आपके तो फिर बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा, और जनमानस की भी ऐसी ही राय होगी जैसा मैं सोच रहा हूँ। और कमेटी की रिपोर्ट छन छन कर बाहर आ रही है, किसी चैनल के पास पूरी की पूरी रिपोर्ट पहुंच जा रही है। सर, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चूक माना जाएगा ना, अगर आप आरटीआई के जरिए जानकारी नहीं देना चाह रहे और कुछ लोगों तक जानकारी पहुंच रही, तो कोई तो लीक कर रहा है ना इस जानकारी को। नहीं, मैं तो इस बात से हैरान हूँ, क्योंकि एक संस्था ऐसी है जिसमें अगले दिन कौन शपथ लेगा मंत्रिपरिषद की, देश के 400 चैनल, हजारों प्रिंट मीडिया के लोग, हजारों यूट्यूबर, किसी को भनक तक नहीं लगती है। 3 शपथ ग्रहण हम लोग देख चुके हैं, तीनों में पूरे भारत भर में कितने मुख्यमंत्री बने, किसी को भनक नहीं लगी। जबकि ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं है, लेकिन एक अनुशासन होता है, एक सिक्रेसी होती है, और जब पद और गोपनीयता की शपथ होती है वह भी कोई चीज होती है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि आपने शेखर यादव के मैटर में भी देखा कि क्या हुआ, अंदर की बात जब ऑफिशियल नहीं आई तो वह चीज मीडिया में कैसे आई। यह चीजें एक गंभीर विषय है और इस चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है गोपनीयता अगर कहीं मेंटेन करने की जिम्मेदारी है तो संस्थान को गोपनीयता मेंटेन करनी चाहिए, या फिर अगर नहीं मेंटेन करनी है तो उसको ऑफिशियली पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए उस इंफॉर्मेशन।
चलिए सर, देखते हैं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है, और की एविडेंस अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ मिले हैं तो हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि उनके खिलाफ भी एक आम आदमी की तरह कानूनी कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार के मामले में। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम मंजू जी, जय श्री राम।